पढ़ने आए हो पढ़ लो ध्यान से। सब ढूंढ निकालूंगा कहाँ रहते हो क्या करते हो। हाँ कहाँ थे हम लोग? दो बॉल वाले सवाल पे थे, हाँ ठीक है। बेशरम कहीं के जो हम मॉडल डिस्कस नहीं किया था क्या अपन ने? हो गया था ना? हाँ करेंगे। चलो, मेरे को बहुत दिमाग खराब होता है इन हरकतों से। मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। सुन लेना कि आप पहली दो कंप्लेन आ चुकी है मेरे पास, दो। पहली बार मेरे पास फोटो भी आ गया था पूरे ग्रुप का, बातचीत भी हो गई सारी। तब मैंने अवॉइड किया। मैंने कहा चलो हो जाओगे, बाई चांस गलती कर दी होगी। पर ये तो हैबिचुअल हो गए। गंदगी। प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी देखो, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर तुमसे कोई भी यहां या यहां के बाहर कोई भी परेशान करता है, सीधा मुझे आके बताओ, इसका फोटो खींच लो, मुझे आके बता दो, बस इतना काफी है तुम्हारे लिए। बट पहली कंडीशन, हमारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। लिखो assumptions फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। assumptions फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पहली assumption जो लेनी पड़ती है वो ये कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी की वैल्यू हम कांस्टेंट लेंगे, जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में भी ली थी। ठीक है। दूसरी assumption, आपको अर्थ का रोटेशन नहीं मानना है। आपको पता है अर्थ रोटेट करती है। आप इमेजिन करें, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे सराउंडिंग में इतनी जबरदस्त हैं, हम कभी उसको एनालिसिस ही नहीं करते। अर्थ की इक्वेटर की जो टेंजेंशियल स्पीड है, इट इज वेरी हाई, अप्रोक्सीमेटली 1550 किलोमीटर पर आवर। आप उसको कैसे समझ सकते हैं? अर्थ 6400 किलोमीटर रेडियस का स्फीयर है। कितने रेडियस का? अब 6400 किलोमीटर अब अपने आप में बहुत बड़ा है। नहीं समझ में आई बात? 6500 के आसपास किलोमीटर में। अब वो 2 पाई आर करो आप, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करो तो 6.28। नहीं समझ में आई बात? तो 6400 को फिर आप 6.28 से मल्टीप्लाई करो। इतना बड़ा सरकमफेरेंस अर्थ 24 घंटे में घूम जाती। अगर आपसे ये कहा जाए कि अर्थ की इक्वेटर पे एक कार लेकर के आप पूरा चक्कर काट के वही पहुंचो और 24 घंटे माना हो दुनिया का चक्कर काट के, तो आपको कितना तेज चलना पड़ेगा? तो वही तो स्पीड अर्थ की इक्वेटर की है। तो अर्थ की जो इक्विटोरियल स्पीड होती है वो लगभग कितनी होती है? 1550 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली। अब यार 1550 किलोमीटर पर आवर इक्वेटर की स्पीड है और तुम पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो। नहीं समझ में आई बात? तो क्या ही कंसिडर करोगे 10 मीटर पर सेकंड से कंपेरिजन में? इसका मतलब हम अर्थ का जो रोटेशन है वो कंसिडर, और वो हमें नजर नहीं आता क्योंकि अर्थ का जो क्लाइमेट है वो भी उसी स्पीड से घूम रहा होता है। इसलिए आपको सब चीजें रेस्ट पे दिखती है, पर एक्चुअली उसकी स्पीड इतनी होती है तो हम कभी उसका रोटेशन कंसिडर नहीं करते। ठीक है। अर्थ को आप वैसे हम जानते हैं स्फेरिकल या ओवल शेप होती है, लेकिन अर्थ को हम फ्लैट मान के चलेंगे जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं। उसका रीजन क्या है? जी को हमने यूनिफॉर्म मान लिया। जी को हमने यूनिफॉर्म मान लिया। ऐसी कंडीशन में अब हम फेंकेंगे पार्टिकल तो हम तो कम स्पीड से फेंकेंगे, तो स्पीड इतनी कम होनी चाहिए कि आप अर्थ को फ्लैट मान सकें। आई बात समझ में? तो पहली एजम्पशन लिखो, जी को क्या कंसीडर करना है बताइए? तो लिखते जाना फटाफट ना। जी मानना है कांस्टेंट। दूसरा, अर्थ जो है, अर्थ रोटेशन, रोटेशन नॉट कंसिडर्ड है ना? हाँ बिल्कुल नहीं करना, नॉट कंसिडर, राइट। तीसरा, अर्थ अज्यूम्ड एज फ्लैट सरफेस। क्या मानना है? फ्लैट सरफेस है ना?
एंड फोर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एयर रेजिस्टेंस तो मानना ही नहीं है अपन को, एयर रेजिस्टेंस नॉट कंसिडर्ड। और लास्ट वन, जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है u, इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप से फेंक दो तो वापस नहीं आएगा। तो ये कुछ अजम्पशंस है, जिन अजम्पशंस के थ्रू हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं। अब अगर आपको ये नहीं भी बताते तो सवाल तो कर ही लेंगे हम, नहीं समझ में आई बात, पर कुछ स्टेटमेंट वाले या कोई अच्छे सवाल रीजनिंग बेस्ड बना के आपको दे दिए जाएं तो उनको आप आराम से सॉल्व कर सकें। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये हमारी अजम्पशंस है, राइट। अब क्योंकि हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ चुके हैं, तो जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये 2 डायमेंशनल मोशन है। कौन सा मोशन है? इट इज 2 डायमेंशनल मोशन। ध्यान से समझिएगा क्या होगा बेसिकली, कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर मैं किसी पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करूंगा, ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये यू है और ये ऐसे लैंड करेगा, तो जो u आपने लिया है उसके दो कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, एक तो ux, एक uy। आई बात समझ में? uy को और ux की अगर बात करेंगे तो ये इसके अलोंग कंपोनेंट क्या आता है? u cos थीटा। ये क्या है? u sin थीटा। कहानी क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, हम सब जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अलोंग दी वाई एक्सिस होता है, अलोंग दी एक्स एक्सिस कोई एक्सेलरेशन। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है उस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है? तो मुझे इस मोशन को इस तरह से स्टडी करना है कि एक तरफ तो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, एक तरफ तो, और दूसरी तरफ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा जो कि कांस्टेंट होगा। तो इधर जो एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, वो ए वाई जो है वो माइनस जी होगा, मतलब डायरेक्शन इस तरफ होगी। क्या चीज? अरे भाई, हाँ जी, ये हो गया एक्स, ठीक है, ऊपर वाई ले लेते हैं, ठीक है। दिमाग मेरा हो रहा है खराब, आज कुछ छेड़ना मत मेरे को बीच में, वरना कान के पर्दे फट जाएंगे, मुझसे मत कहना फिर। हाँ जी, कई बार मैंने देखा है कि कई बार बच्चों का करियर खराब हो जाता है। कुछ लोग तो निकम्मे होते हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है उनको, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को परेशान करते रहते हैं। कितना वो मेंटल टॉर्चर होते हैं, तुम्हें समझ में आती है ये बात? तुम्हारी खुद की बहन हो फिर, मेरी बहन का तो मामला ही छोड़ो, वो तो अकेली काफी होती थी। हमारे तो घर में परवरिश ऐसी है, किसी का इंतजार थोड़ी करते हैं। लेकिन हर बच्चा इतना स्ट्रोंग नहीं होता ना, मतलब क्या तरीका है? आप अपना अच्छा नहीं कर रहे हो, दूसरे को बुरा क्यों कर रहे हो यार? आप सोच ही नहीं सकते कोई कितना डिस्टरबेंस होता है, कितना दिमाग खराब होता है। अब इमेजिन करो कोई बच्चा 2 या 3 ड्रॉप हो चुके हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके माँ बाप कैसे अरेंज करके उसको यहाँ पढ़ा रहे हैं, कितना मुश्किलों को फेस कर रहे हैं, और लोग बिना काम से तंग करते। तेरे बाप के पास होंगे हराम के पैसे, तुझे तू कर ले उस पर खर्च, उसको क्यों तंग कर रहा है? गलत तरीके हैं ये। और मैं सिंपल कह रहा हूं, मैं जब भी आप ऐसी हरकत करते हो, कोई भी, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की बात कर रहा हूं, ब्लेम गोज ऑन योर पेरेंट्स नॉट ऑन यू। आपकी परवरिश पे सवाल खड़ा होता है, आप पे नहीं होता। चलिए, तो ये अपन ने मान लिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस जी, और एक्सेलरेशन इधर, इधर की स्पीड वेरी करेगी, है ना, इधर कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमको इस मोशन को इस तरह से स्टडी करना है कि दो पार्ट में तोड़ लेंगे, एक तरफ कांस्टेंट स्पीड चलेगा और ये तो वही रहेगा जो प्रोजेक्टाइल में था, सॉरी मोशन अंडर ग्रेविटी में था। तो ये तो अपन को सारा आता ही है वैसे ही, बस इधर वाला जो टाइम है, इधर कितना चलेगा किसी भी टाइम में, तो ये टाइम निकाल लो यहां से किसी तरह से और इससे मल्टीप्लाई करो, इधर का डिस्टेंस मिल जाएगा, तो तुम्हारा काम बड़ा आसानी से हो जाएगा। कहानी क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं, एक ही डायग्राम में सब चीजें क्लियर करेंगे। देखो ध्यान से, इस क्लास में मेरी खुद की फैमिली के 2-3 बच्चे बैठी हुई हैं, 2-3 बच्चियां बैठी हुई हैं।
ये बहुत क्लियर है, मैं बता दूं तुम्हें। और वो चाहे मेरी फैमिली की हो या नहीं हो, बाकी सब भी मेरी फैमिली की है, एंड यू ऑल्सो। पर ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा क्लास में। मेरे पास पहली कंप्लेन थी ना, मैंने अवॉइड कर दी, बिल्कुल अवॉइड, मैंने बात ही नहीं करी। बस उस पर वॉच करवाया मैंने, 2 लोग लगा दिए पीछे। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं नीचे, सब इलाज जानते हैं, सब। क्लास में हम पढ़ने आए हैं, हम नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए, आपकी इच्छा, आपका फ्यूचर। पर आपको किसी और को डिस्टर्ब करने का हक किसने दे दिया? ये नहीं होना चाहिए, ये टोटली गलत है। कई बार बच्चे इतने मेंटल ट्रॉमा में होते हैं इन सब चीजों की वजह से। हाँ जी, ध्यान से देखें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, ठीक है। अब हम एक सिंपल बात कर रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को मैंने किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया, सपोज मैंने किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया लाइक दिस, है ना, ऐसे ले लेते हैं अपन। अब जब इसको प्रोजेक्ट आपने किया तो इसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा ना? बिल्कुल ठीक है साहब, हमने पैराबोलिक पाथ बना लिया। ये क्या मैक्सिमम हाइट होगी? ये वाली हाइट मैक्सिमम है ना? ठीक है। अब छोटे छोटे सवालों का आप जवाब दीजिए 1 by 1। मैं यहां लिख रहा हूं, आराम से समझना। इस डायग्राम में हम सब कुछ बेसिक प्रोजेक्टाइल को खत्म कर लेंगे। ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है u, हमें पता है ये वेक्टर है। ये एंगल थीटा किससे बनाया? एक्स एक्सिस से। ये जो मैं बना रहा हूं, यहां से यहां तक के वेक्टर की लेंथ ये u x है, जो कि u cos थीटा के बराबर होगा। और यहां से यहां तक की जो ये लेंथ है, ये u y है, जो कि u sin थीटा के बराबर होगा। कहानी क्लियर? मुझे अच्छी तरह पता है कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये रिमेन्स कांस्टेंट। कहानी क्लियर? अब जरा मुझे बताइए, अगर किसी पार्टिकल को मैं ऊपर फेंकूं इस स्पीड से, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी? u² by 2g होती थी ना? तो u की जगह क्या आ जाएगा? u। तो क्या इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस ही होगा? तो इस एज को मैं क्या लिख दूं? u के बजाय क्या आ जाएगा? u² sin² थीटा बाई 2g। ये तुम्हारा हाइट का फॉर्मूला। नहीं समझ में आया? आप मुझे बताइए, अगर ये O है और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, O से A पे आने का जो टाइम होता है T O2A, क्या इसको मैं T अप भी बोल सकता हूं? एंड दिस वुड बी व्हाट? U बाई G, मतलब U साइन थीटा बाय G ना? क्या उतना ही टाइम A से B तक आने का होगा, जिसको मैं T डाउन बोल सकता हूं? हम सब जानते हैं कि हम यहां से बात कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है T अप प्लस T डाउन, कितना मिल जाएगा? 2u साइन थीटा बाय G। आपको हाइट मिल गई और टाइम मिल गया। अब जरा मुझे बताइए, क्या ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा? कब तक चलेगा? जब तक गिरेगा नहीं। जब तक, तब तक चलता रहेगा ना? और जब तक गिरेगा नहीं, उतने टाइम में जो चला उसको क्या बोलेंगे? रेंज। क्या बोलेंगे? अगर मैं इसको r से डिनोट करूं तो बेटा r की वैल्यू क्या मिल जाएगी कि सब u cos थीटा से t टाइम तक ले चलेगा। तो क्या लिखूंगा? u cos थीटा इंटू टी। याद रहे, सब लोगों को जो फॉर्मूला याद होता है वो होता है u² sin 2 थीटा बाई जी। पर ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइट का, सॉरी रेंज का। ये फॉर्मूला किसका हो गया और ये किसका हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट का। कहानी क्लियर? अब हम एक काम करते हैं, अगर मैं रेंज निकालना चाहूं तो रेंज यहां डिराइव कर लेते हैं हम लोग। रेंज का जो वैल्यू होगा, रेंज, ये अगर मान लीजिए r है तो r की वैल्यू u cos थीटा इंटू टी होगी। r की जो वैल्यू बनेगी वो u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी होगा, नहीं होगा? अब आपको यहां एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए, 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है, 2 इंटू साइन 2 होता है। आप समझना ध्यान से, हम क्या करने वाले हैं यहां पर, यहां से 2 लेंगे, ये साइन थीटा लेंगे और ये कॉस थीटा लेंगे। क्या बनेगा? ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा ना, u इंटू यू। तो r बिकम्स इक्वल टू u स्क्वायर, फिर अंदर लिख देता हूं 2
साइन थीटा कोस थीटा विच बिकम साइन 2 थीटा बाई जी, तो हो ही गया। तो रेंज का फॉर्मूला मिल गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेंज। अब ये रेंज का फॉर्मूला थीटा की टर्म में और ये इनिशियल वेलोसिटी और टाइम की टर्म में। दिस फॉर्मूला इज मोर इंपॉर्टेंट, नंबर वन। नंबर टू, क्या वर्टिकल डायरेक्शन का जो मोशन है वो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? अगर आपसे कहा जाए कि बेटा मुझे एक बात बता दो, ये पार्टिकल जो है इसकी यहां आने पर, कहीं भी यहां आ जाता है, यहां आने पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? आपके सब बदलेगी नहीं, वो तो सेम ही रहेगी, पर वर्टिकल तो छोटी हो जाएगी ना भाई, इससे कम हो गए ना वर्टिकल। आप मुझे बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मैं बात करूंगा तो वी वाई कैलकुलेट करने के लिए क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो v बराबर u साइन थीटा माइनस जी टी। v बराबर u प्लस एटी लगाया है, माइनस जी क्यों आ गया? क्योंकि सारी अपोजिट। कहानी क्लियर? क्या ये u cos थीटा ही रहना है? इसमें कोई चेंज? इसको vx लिख देता हूं, इसको vy लिख देता हूं। आप मुझे बताइए, क्या vx एंड vy बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर? सो दिस गिव्स द रिजल्टेंट वेलोसिटी ना, ये v रिजल्टेंट है। आप मुझे बताओ v रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ, जल्दी बताइए, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ना। क्या यहां से वी वाई और यहां से वी एक्स पुट किया जा सकता है? वन सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज द एंगल अल्फा विच इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल। अक्सर पूछा जाता है प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे सवालों में, व्हाट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल। समझेगा ध्यान से। तो यहां से अगर मैं बात करूं टेन अल्फा कैसे निकाला जाएगा, तो मैं यहीं से एक काम करते हैं, यहां इसको इधर लेके आ जाते हैं। what is the value of tan alpha? कि सब tan alpha becomes equals to perpendicular upon base ना। देखो इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये, और बेस ही होगा। तो वी वाई बाई वी एक्स अगर पूरा लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बताइए? u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा ना। यहां से मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। कहानी क्लियर? अगर आपसे किसी भी टाइम टी पे पहुंचेंगे, बता हाइट कितनी होगी? ये हाइट, मतलब किसी भी टाइम टी पर हाइट की बात कर रहा हूं मैं। तो आप मुझे बताइए, सुनो ध्यान से, ये हाइट, हमने कहा हमारा प्रोजेक्टाइल टी बराबर 0 पे यहां है और टी टाइम पर आपका प्रोजेक्टाइल यहां है। टी टाइम पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स u sin थीटा माइनस जीटी, रिजल्टेंट बिकम्स अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट एट एनी टाइम t? वो हम लिखेंगे h, याद करो, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस u बिकम्स, तो u साइन थीटा टी माइनस, ये माइनस क्यों लगा रहे हैं हम बार बार? क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है जो उसको रिटार्ड करेगा। बात समझ में आ गई? तो किसी भी टाइम टी पर हाइट निकालेंगे इससे, किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी निकालेंगे इससे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप बताइए, मैक्सिमम हाइट पर आने पर यहां ये तो u cos थीटा ही होगा ना, लेकिन वी वाई एट द पॉइंट ए बिकम्स इक्वल्स टू 0। नहीं समझ में आई बात? अब जरा मुझे बताइए, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं यू से, तो क्या ग्राउंड पे यू से ही पहुंचता है? तो आप मुझे बता दीजिए, जब ये ग्राउंड के हिट करेगा तो बेटा ये क्या होगा? माइनस यू साइन थीटा, और ये क्या? यू कॉस थीटा ना, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं ना। तो दिस बिकम्स यू कॉस थीटा रिमेन्स एज इट इज, एंड दिस बिकम्स व्हाट? माइनस यू। नहीं समझ में आया? एक बार इसको पूरे को कॉपी करो, फिर इस पर अपन 3-4 सवाल करेंगे सारे पैरामीटर्स न्यूमेरिकल्स अलग अलग।
हो गया? पढ़े? देखिए, एक सिंपल चीज ये है कि अगर किसी पार्टिकल को भी आप ऊपर फेंकोगे तो उसके मोशन को स्टडी करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, इसी प्रोजेक्टाइल मोशन को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आपसे कभी भी पूछे किसी भी टाइम टी में कितना चला, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू cos थीटा कांस्टेंट है। हमें करना कुछ नहीं है, यू cos थीटा को टी से मल्टीप्लाई कर देना जिस भी टाइम पे वो पूछे। कि जैसे आपसे कहा जाए कि यार किसी टाइम टी पर यहाँ है, जब उसकी हाइट इतनी हो गई, तब ये एक्स कितना चला, कि साहब यू cos थीटा इंटू टी, तो आपको ये एक्स मिल जाएगा। तो आपको वाई भी मिल गया और एक्स भी मिल गया। एक टर्म होती है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ, जैसे मान लीजिए मैं कहीं खड़ा हूं, अब मैं अपनी आई साइड को हॉरिजॉन्टल रखता हूं। अब कोई चीज अगर ऊपर है तो मेरी जो लाइन ऑफ साइट है, वो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल टॉप मोस्ट हाइट पर है और एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ ले, तो ये लाइन ड्रॉ करोगे और यहां से सीधी लाइन जोड़ दोगे ये। तो यहां जब देखोगे इसको यहां से आप, तो सीधी लाइन बनाओगे। इस लाइन ने ये जो एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पर अगर सवाल आएगा तो मैक्सिमम हाइट के लिए आएगा। हालांकि जेई वगैरह के अंदर हर पॉइंट पे सवाल पूछा जा चुका है, पर वो कैलकुलेटिव सवाल होता है। ये बहुत क्लियर है कि हमारे नीट के अंदर जो विड्थ है क्वेश्चंस की वो बहुत ज्यादा है। 180 सवाल पूछे जाते हैं 3 घंटे में, उनसे 3 घंटे में 60 सवाल पूछते हैं। तो उनके पास सब्जेक्ट 20 ही सवाल हैं, तो उनके पास हमारे अगर देखा जाए तो उनके पास हमसे 3 गुना टाइम है। तो हम वो 3 गुना वेट का सवाल पूछ भी सकते हैं ना। आईटी वाला बच्चा जीवन में कभी नहीं बोलता कि मुझे टाइम की कमी पड़ी थी। या तो सवाल बनता है या नहीं बनता है, टाइम वाइम का लोचा नहीं है। हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको टाइम की वजह से पेपर नहीं बनता। तो हमारे लिए स्पीड और एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूं, हम इसमें बहुत सारे पार्ट करेंगे वन बाय वन। देखो, ये एक प्रोजेक्टाइल है और हमने इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री एंगल पर, किस एंगल पर, 53 डिग्री एंगल पर हमने फेंका। और उसकी जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, जैसे मान लीजिए दिस एंगल इज 53 डिग्री है ना, और ये u है, एंड देन u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। क्या है ये? 50 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझिए, क्या हम इसकी वेलोसिटी के दो पार्ट में तोड़ सकते हैं? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो मिलेगी ux, वो क्या होगी? u cos 53 ना, u इज व्हाट? 50। cos 53 क्या होता है? 3 बाई कितना देगा बताओ ना, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। चलिए इधर आ जाइए। अगर आपसे कहा जाए u y क्या होगा, तो हम बोलेंगे u साइन 53 डिग्री। u का मतलब 50, साइन 53 मतलब, द आंसर इज 40 मीटर पर सेकंड। आपको ये बात वैसे भी समझ जानी चाहिए थी कि सब एंगल 37 53 जब दिया जाता है तो तीन ही चीजें बनती हैं, 3 4 5, ये 5 रिजल्टेंट है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि बड़े वाले एंगल से छोटी वैल्यू आती है, छोटे वाले एंगल से बड़ी वैल्यू आती है। तो समझदार बच्चा सीधा इसको 30 और 40 लिख देगा, वो इतना थोड़ा ना करेगा।
नहीं समझ में आई बात। अब जरा मुझे बताइए, आपसे कहा जाए कि यार मैक्सिमम हाइट पे आने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे साहब आपने 40 से ऊपर फेंका, 4 सेकंड में वहां होगा, और 4 सेकंड में 80 जाता है, तो ये हाइट भी 80 होनी चाहिए। 4 सेकंड में जाएगा, 4 सेकंड में वापस आएगा, 8 सेकंड विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब 8 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड इधर कितना जाएगा, 240, तो रेंज कितनी होगी, समझ में आ गई बात। हम सबसे पहला पार्ट जानना चाहते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, आर एंड एच। चलिए साहब, टी की वैल्यू क्या आएगी, 2u साइन थीटा बाई जी करेंगे ना। अच्छा बताइए, 2u, यू साइन थीटा कितना है हमारा 40, तो 2 इंटू 40 बाय कितना मिलेगा, 8 सेकंड। होपफुली टी इजीली आपके समझ में आ गया होगा, और इतना करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको तो पता है कि यार 40 से आपने ऊपर फेंक रखा है, 4 सेकंड में जाएगा, 4 में वापस आएगा, 8 सेकंड विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ व्हाट इज द हाइट, कि सब हाइट बिकम्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g ना। अच्छा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स 40 इंटू 40 ना, एंड 2g बिकम्स 20। क्या ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, आंसर इज व्हाट, 80 मीटर। हमें तो पता था कि 4 सेकंड में 80 मीटर ऊपर जाके रुकता है। कहानी क्लियर। एक और बात बताइए, अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज इज व्हाट, रेंज इज u cos थीटा इंटू टी। तो u cos थीटा इंटू टी अगर मैं करूंगा तो u cos थीटा इज व्हाट 30 एंड t इज व्हाट 8, दिस बिकम्स व्हाट 240 मीटर। वैसी चीजें आपको सारी मिल गई, अरे मिली नहीं मिली। अब जरा मुझे एक बात बताइए, आपसे दूसरा जो सवाल पूछा जा रहा है वो है एंगल मेड बाय V resultant with horizontal after 1 second। अब जरा मुझे बताइए, तो व्हाट इज द स्मार्ट वे टू सोल्व द क्वेश्चन, कि साहब देखिए इसमें कोई चेंज, आफ्टर 1 सेकंड ये भी 30 हो जाएगा, तो ये भी 30, ये भी 30, तो 45 डिग्री। नहीं समझ में आया। दिस विल रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर 1 सेकंड। व्हाट इज दिस, 30 एंड 30 90 पे क्या देगा, 30√2 विच इज एट 45 डिग्री ना। मान लीजिए कि आपका पार्टिकल 1 सेकंड बाद यहां है, t इक्वल टू 1 सेकंड पर यहां है। आप मुझे बताइए क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा, इट विल रिमेन सेम ना। वर्टिकल के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो आप क्या बोलोगे कि सब जो वी वाई है वो u साइन थीटा कितना है 40 माइनस जी कितना 10 इंटू 1 इज वॉट, तो ये 30 मीटर पर सेकंड आ गया ना, और ये तो वैसे भी 30 मीटर पर सेकंड ही था। आप मुझे बताइए क्या v रिजल्टेंट इधर होगा, v रिजल्टेंट इज व्हाट 30√2 मीटर पर सेकंड ना, तो फिर ये एंगल कितना 45 डिग्री। नहीं समझ में आया, कहानी क्लियर। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप मुझे बताइए अगर ये पार्टिकल यहां पर t इक्वल टू 1 सेकंड पे है, तो बताइए सेम हाइट पर दूसरे किस टाइम पर होगा, t इक्वल टू 1 सेकंड भी साइड पर है, तो किस टाइम पर दूसरी 7 सेकेंड। हमें पता है उन दोनों टाइम्स का सम टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। नहीं, अरे यार आपको मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं सिखाया था कि एक ही हाइट से दो अलग अलग टाइम्स भी गुजरता है, एक बार जाते वक्त एक बार, और दोनों टाइम्स का सम टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो आपने t बराबर 1 सेकंड पे साइड पे देखा, अब उसी हाइट पर दूसरा वो कौन सा टाइम है, कि सब टोटल टाइम 8 था, अब 1 सेकंड पे यहां देखा तो 7 सेकंड पे वहां देखेगा ना। नहीं समझ में आया। अच्छा अगर मान लीजिए ये सच है, तो पहले तो मैं बताओ 1 सेकंड बाद कितनी हाइट पे था ये, हाइट आफ्टर 1 सेकंड, तो h की वैल्यू निकालूंगा u साइन थीटा कितना 40 इंटू
1 ut माइनस हाफ जी का मतलब 10, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना, तो ये कितना हो गया 5, कितना है बताओ 35 मीटर पे ना, तो क्या 1 सेकंड बाद ये 35 मीटर पे, वो कौन कौन से दो टाइम आपने निकाले जिन पे ये 35 मीटर हाइट पर है, 1 और 7, वो फॉर्मूला याद है, हाफ इंटू जी T1 T2, तो आप मुझे बताइए हाफ इंटू जी इंटू T1 T2 लगाए, क्या 35 आ रहा है, आना ही पड़ेगा। अरे यार, हाफ जी का मतलब क्या 5, T1 कितना 1, T2 कितना 7, 7 इंटू 1 इंटू 5, सारे रूल्स वैलिड है जो वहां पढ़े थे एज इट इज, तो एक जगह पढ़ो और सब जगह खुश रहो, अगर पढ़ लेते हो ढंग से तो, और हर बार नया तो फिर नया, नहीं समझ में आई बात, ठीक है, पहले इसको यहां तक बनाओ फिर बात करते हैं। 30 पे, हाँ 30 से क्या, नहीं वो यहां 30 है ना, यहां 30 मीटर है ना इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, तो यहां से अब ये 45 हो गई है, यहां से ये वाला हाइट 45 है ना, टोटल कितना है, ये 80 है ना भैया, ये 80 मीटर है ना, ये 35 मीटर आया ना, तो ये 45 होगा, देख के बुरा मत मानना कि सब ये 35 छोटा, नहीं समझ में आई बात, हाँ एक बार ढंग से देख लेना ये सारे कंसेप्ट और सारे सवाल जो यहाँ लिखा हुआ है, अगले सवाल के सारे आंसर आपको निकालने हैं, और मैं चेक करने आऊंगा किसका पेन चल रहा है और कौन अगरबत्ती लगा के बैठा हुआ है, हाँ मेरे को इतना अफसोस होता है, बिफोर लास्ट ईयर 3 बच्चों का करियर खराब हुआ था इसी घटिया हरकत की वजह से, उठा ले गई पुलिस, जूते मारे बुरी तरह से, खूब समझाया तब समझ में नहीं आया, क्या बिगड़ा, माँ बाप, अच्छा उनमें से एक एक बंदे को 4 या 5 ड्रॉप हो गए थे, और हर टेस्ट में, बात कब की है, जब लगभग मतलब ये मान के चलो एक महीने बचे होंगे नीट के, और दोनों के, हाँ और दोनों के मार्क्स 650 655 के आसपास चलते थे, लास्ट ईयर तो उस नंबर में सिलेक्शन हो ही रहा था ना, फिर क्या हुआ, मतलब ठीक है सारी बातें हैं, एनर्जी है तो राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करो ना भैया, हाँ बेटा क्या हुआ बता, जाओ निकल जाओ फटाफट, कौन जाएगा साथ में तेरे, चली जाएगी, उनसे पूछना काउंटर पर्सन से, वो नर्स अगर आई होगी तो नर्स से एक बार मिल लेना, फिर जाओ तो जाओ, हाँ जी, ये सवाल समझ में आ गया, अरे बोलो भैया, किसी भी टाइम टी पर हाइट पूछ ले तो क्या लगाओगे, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पर यू के बजाय यू मत रख देना पूरा, यू साइन थीटा लगेगा बट्टे वाला, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, किसी भी टाइम टी पर एक्स कोऑर्डिनेट पूछ ले तो एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, जैसे 1 सेकंड बाद आपसे ये पूछे तो 1 सेकंड में 30 चलेगा ना, ये 30 मीटर पर सेकंड से, तो ये 30 है और वो 35 है, इसका हाइट कितना है 80, और रेंज कितना है, तो क्या ये r/2 है, तो क्या ये 120 है, और ये 80 है ना, तो अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ लेता आपसे, ये वाला एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस 80/120 2/3, नहीं समझ में आया, निकाल सकते थे ना हम लोग, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ ले तो, कि यार हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे वो एलिवेटेड दिखेगा आपको, तो आप यहां से जब उसको डायरेक्टली देखोगे तो जो आपका लाइन ऑफ साइट है उसने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया, दैट इज एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बढ़े, चलिए साहब डायग्राम बना लो फटाफट, फिर आप मेरे साथ साथ ये आंसर्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, this is the y-axis and this is the x-axis,
This time projectile is fired with the velocity 100 meter per second, making an angle 53 degree with the horizontal, right? अब जैसे ही सबसे पहले आपको ये दिखता है, आप ये तो बता ही सकते हो ना, u x कितना होगा, u cos 53 डिग्री ना, दिस बिकम 60 मीटर पर सेकेंड, राइट? यहां आ जाते हैं, u y becomes u sin 53 डिग्री ना, दिस बिकम्स 80 मीटर पर सेकेंड। यहां देख के समझ में आता है 8 सेकंड में रुकेगा, 8 सेकंड में वापस आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 16 सेकंड होगा, 8 सेकंड में जाता है 320, अरे 5 में 125, 6 में 180, 7 में 245, 8 में 320 जाता है, तो इसकी हाइट 320 मीटर होगी। नहीं समझ में आई बात? पहले ये बनाइए, फिर सवालों के आंसर देंगे। टी, आर और एच बताओ सबसे पहले। हाँ जी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, पक्का ना? तो t बराबर 2 इंटू यू कितना, u साइन थीटा 80 बाई 10 ना, इट विल गिव्स 16, राइट? सेकेंड। हाइट की बात कीजिए, एज बिकम्स इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब ये u साइन थीटा का स्क्वायर करना है ना, तो 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 2g20 ना, तो ये हो गया मेरा 320 मीटर ना। रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो r बिकम्स इक्वल टू यू कॉस थीटा 60 इंटू 16, 960 मीटर। ये कहानी क्लियर? पक्का। यार मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बहुत बेशरम, यू कॉस थीटा तो होगी ना, वर्टिकल जीरो होगी, ऐसे बोलो कि सब वी वाई यहां जीरो होगी। नहीं समझ में आई बात? तो ये तो पहला पार्ट सवाल का। दूसरा पार्ट, पहले लिख लिए सारे आंसर्स, दूसरा लिखो, व्हाट विल बी हाइट and resultant velocity of the projectile, what will be height and resultant velocity of the projectile after 2 seconds, what will be height and resultant velocity of the projectile after 2 seconds? हाँ, हाइट कितनी होगी और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी? एक 140 मीटर, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर ये है ना, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर यहां है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये तो वही रहेगी ना जो vx है, vx विल रिमेन्स ux एंड दैट इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई चेंज नहीं आता है ना। और जो वर्टिकल है vy, आप मुझे बताइए 2 सेकंड में ही कितनी कम हो गई, तो बची कितनी? इट इज ऑल्सो 60 मीटर पर सेकेंड। तो फिर बताओ रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी? So V resultant becomes 60 रूट 2 मीटर पर सेकेंड ना, एंगल कितना आएगा? वापस से 45 डिग्री। और ये हाइट कितनी आई? H इज 140 मीटर ना। आप मुझे बताइए सेम हाइट पर ये दूसरे किस टाइम पर होगा?
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 16, तो 2 सेकंड में कितना जोड़ दूं कि 16 आ जाए 14, तो आफ्टर 14 सेकंड इट विल बी एट द सेम हाइट। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर ये वापस सेम हाइट होगी ना, 100 एंड एच इक्वल्स टू 140 मीटर, तो इस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 सेकंड। अब वो जस्टिफाई भी तो होना चाहिए, हाफ जी T1 T2 से 40 या 140 आए, आ रहा है ना? ठीक है, तीसरा पार्ट। अब एक सवाल में तुम्हें दिमाग लगाना है, ये मैंने तुम्हें नहीं बताया है, देखते हैं कितनी बुद्धि काम करती है। लिखो, बाय व्हाट एंगल वेलोसिटी वेक्टर, बाय व्हाट एंगल velocity vector rotates, by what angle velocity vector rotates when particle hit the ground, when particle hit the ground, जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा तो वेलोसिटी वेक्टर कितने एंगल से घूम जाएगा 180। हाँ कितना कितना 2 थीटा कितना, हाँ तो एंगल दिख नहीं रहा तेरे को, यस 2 into 53, दैट इज द राइट आंसर, 106 डिग्री, 106 डिग्री, 106 डिग्री कैसे आएगा बताओ, बताओ। जब ये टकराएगा ना तो ये क्या होगा माइनस यू साइन थीटा ना, और ये क्या होगा, तो रिजल्टेंट इधर होगा ना, अभी भी रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से उसी एंगल पे आके गिरेगा ये, तभी तो कंपोनेंट सेम आए। तो जब आपने फेंका था तो हॉरिजॉन्टल से 53 ऊपर था, और जब गिरा तो हॉरिजॉन्टल से 53, तो कितने एंगल से घूमी वेलोसिटी, नहीं समझ आया, नहीं समझ में आया। जब ये गिरेगा यहाँ पर तो ये यू साइन थीटा होगा ना, ऐसे बोलेंगे माइनस यू साइन थीटा, होगा नहीं होगा, एंड दिस विल वॉज यू कॉस थीटा ना, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो वापस यू ही तो बन जाएगी। अब आप मुझे बताइए, अगर ये यू कॉस थीटा है तो यू का ये एंगल थीटा होगा, तभी तो ये यू कॉस थीटा यू साइन थीटा बना। आप मुझे बताओ, जब आपने फेंका था तो हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर था वेलोसिटी, अब ये घूमता 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 करीब, तो ये पूरा एंगल कितना है, नहीं समझ में आया। ऐसे ये x है, ये y है, हमने ऐसे फेंका, तो ये एंगल क्या है, मान लीजिए थीटा, ये u ना, अब ये वापस ये गिरेगा तो ये u ही होगा, और ये क्या है u cos थीटा, ये क्या है माइनस u साइन थीटा ना, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा ये क्या है u cos थीटा, ये क्या है u साइन थीटा। आप मुझे बताइए, क्या हमारा वेलोसिटी वेक्टर जो था ये पहले यहां से, ये थीटा एंगल ऊपर था, अब थीटा नीचे है ना, तो ये पूरा कितना 2 थीटा, नहीं समझ में आया 2 थीटा। कुछ लोगों ने तो आंसर बताया ना सही, कितने एंगल से घूमा, लोगों ने तो 180 से भी घुमा दिया। यू cos थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा, यू साइन थीटा बिकम्स रिवर्स, राइट। सो हमने पूछा वेलोसिटी वेक्टर कितने से घूम गया, क्या साहब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे था ऊपर की तरफ, और जब टकराया तो थीटा एंगल नीचे चला गया, तो घूमा कितना 2 थीटा, तो हमारा आंसर क्या होगा 106 डिग्री, थीटा हमारा 53 है ना। अगला सवाल लिखो, इसी सवाल में, इसी इसी का अगला पार्ट ना, एक सवाल में सब कुछ आया था, पूरा प्रोजेक्टाइल खत्म, और क्या, नए डेटा लो उस पर सवाल बनाओ, उससे अच्छा एक ही में करते रहो, कम से कम पुराना डेटा पता है कि क्या क्या निकाला आपने, कंसेप्ट तो वही है। हाँ भाई, 2 अल्फा, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल लिखो, व्हाट विल बी दी
average velocity and average acceleration during the projectile motion. What will be average velocity and average acceleration during projectile motion? Average velocity and average acceleration during projectile motion. अभी तुम्हारी पोल खुलने वाली है, देखना तुम. तो इसके लिए बता दे जनरल क्या होता है. जो इसके लिए बताएगा वो जनरल भी होता है. 60 मीटर पर सेकेंड और आप मुझे बताइए, आपने प्रोजेक्टाइल को कहां से फेंका था? जमीन से ना. वो जमीन पे आके गिरा, पर आपने यहां से फेंका था और यहां से यहां के गिरा. बताओ ना. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? रेंज. ऐसे नहीं. टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो आप मुझे बताओ, क्या जो रेंज है वो ये है? ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना. बाय टोटल टाइम करूंगा तो यू cos थीटा बचेगा. नहीं समझ में आया. तो इन एवरी प्रोजेक्टाइल मोशन एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज यू cos थीटा. नहीं समझ में आया. एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू यू cos थीटा. आप मुझे बताइए, क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा वो रेंज के बराबर बनेगा? ये जो एस है हमारा वो आर के बराबर है ना भाई. और आर किसके बराबर है? बताओ ना. तो अगर मैं वी एवरेज जानना चाहता हूं तो आर बाई टी कर दोगे ना. और आर क्या है? u cos थीटा इंटू टी डिवाइडेड बाई टी विल गिव्स u cos थीटा ना. और u cos थीटा हमारे सवाल में कितना है? 60 मीटर पर सेकंड. दिस इज एवरेज वेलोसिटी. बट द एवरेज एक्सेलरेशन रिमेन्स g. व्हाई? यस. अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम होती है. नोट डाल के लिख लेना. इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट, if any physical quantity will remains constant, its average and instantaneous value will be same. Its average and instantaneous value will be same. सेम होगी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. देखो ध्यान से समझो, हम इसको एक बार प्रूव भी कर लेते हैं ना. समझना ध्यान से. ये और ये बड़ी आसान सी चीजें हैं. आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका. जरा मुझे बताइए, यहां वेलोसिटी क्या है? u इनिशियल क्या है? u साइन थीटा ना. क्या u cos थीटा में कोई चेंज आता है? इट विल रिमेन्स u cos थीटा ना. तो u cos थीटा में कोई चेंज, तो इसका तो चेंज कंसिडर नहीं करेंगे अपन. अच्छा, व्हाट इज दिस? माइनस u साइन थीटा. कहां निकली? आप मुझे बताइए, चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी? चेंज इन वेलोसिटी इज माइनस यू साइन थीटा माइनस इनिशियल यू साइन थीटा. व्हाट इज दिस? माइनस टू यू साइन थीटा. ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी. नहीं समझ में आया? अब समझना. ए एवरेज क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन ना. बताओ क्या मिला? माइनस टू यू साइन थीटा है ना, अपॉन
टोटल टाइम यही तो था गरीबों, माइनस जी। माइनस का मतलब नीचे और माइनस जी था ना, तो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू विल रिमेन्स एग्जैक्टली सेम व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी नॉट चेंजेस। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट बनी हुई है तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। नहीं समझ आया? अच्छा बताइए, प्रोजेक्टाइल के चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास। नहीं समझ में आया? चेंज इन वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास, इट विल गिव्स व्हाट? माइनस 2mu sin थीटा। चेंज इन मोमेंटम ही समझ में आया क्या यार? डेल्टा पी जो होगा क्या होगा? -2mu sin थीटा ना। चेंज इन वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दो, चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। हाँ जी, आया कुछ समझ? बढ़े? एवरेज एक्सेलरेशन इज माइनस जी, एवरेज फोर्स विल बी माइनस एम जी। अरे, एवरेज फोर्स विल बी माइनस एम जी, एवरेज वेलोसिटी माइनस यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा नॉट माइनस यू कॉस थीटा। एवरेज वेलोसिटी क्या आई थी? वो तो यू कॉस थीटा होगी ना। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट से उसी लाइन के अलोंग जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है वहां एवरेज वेलोसिटी हमेशा यू कॉस थीटा रहती है। नहीं रहती, रहती ही होगी। यू कॉस थीटा, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग दो पॉइंट्स पर एवरेज वेलोसिटी विल रिमेन्स यू कॉस थीटा, वही रहती है। बढ़े? चलो बढ़ते हैं। हाँ जी, अब समझिएगा ध्यान से, लिखो range of the projectile, range of the projectile remains same at, range of the projectile remains same at angle theta and 90 minus theta. Range of the projectile will remain same at an angle theta and 90 minus theta. ध्यान से समझना, इसको बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, बहुत इजी है, समझिएगा ध्यान से। जैसे हमने किसी भी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फेंका, ये उसकी रेंज है, ये एंगल कितना है? थीटा, और इसके बाद दूसरा जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है मान लो, उस पर भी रेंज सेम होगी। ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा। अब तुम्हें देखने पर ये बताइए कि थीटा बड़ा है 90 माइनस थीटा? अरे यहाँ पे 90 माइनस थीटा बड़ा है ना। बात को समझिए ध्यान से, जो बड़ा होगा उसका साइन कंपोनेंट भी बड़ा होगा। सिंपल सी बात है भाई, ये यू साइन थीटा होता है ना, तो जब एंगल बढ़ाऊंगा तो साइन कंपोनेंट बढ़ेगा, साइन बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा। तो याद रहे इन दोनों पर रेंज ही सेम होती है, R1 इक्वल टू R2, पर H1 इक्वल टू नॉट H2। ये हमारा पहला प्रोजेक्टाइल है और ये सेकंड प्रोजेक्टाइल है, तो जो इसकी हाइट है वो H1 है और जो इसकी हाइट है वो H2 है। जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो T1 है और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है। तो अगर एंगल जिसका बड़ा है उसकी हाइट H2 विल बी ग्रेटर देन H1 होगी, T2 विल बी ग्रेटर देन T1 होगा, बट R1 इक्वल टू R2 क्यों होगा उसकी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए,
पहले प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या है? R1। R1 की वैल्यू क्या? U cos थीटा इंटू 2U sin थीटा बाय जीना। R2 क्या मिलेगा? R2 मिलेगा U cos 90 माइनस थीटा प्लस 2U इंटू 2U साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जीना। आप मुझे बताइए ये क्या है? साइन थीटा, और ये क्या है? कॉस थीटा। क्या लिखे देखो, u इंटू यू स्क्वायर ना, तो यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी इज अगेन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज द R2 ना, एंड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? R1। तो रेंज ही सेम होगी, रेंज ही, जिन जिन के वर्टिकल कंपोनेंट सेम होते हैं उनका हाइट भी सेम होगा। नहीं समझ में आई बात? और टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। याद रहे, रेंज डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर काम करते हैं, यू cos थीटा एंड टाइम ऑल्सो। लेकिन हाइट सिर्फ यू साइन थीटा डिसाइड करता है। हाइट कौन डिसाइड करता है? उसमें हॉरिजॉन्टल का कोई रोल नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट यू साइन थीटा डिसाइड करता है, हॉरिजॉन्टल का कोई रोल नहीं है। समझ में आ गई ना बात? तो ये बात हमें दिमाग में सेट कर लेनी है कि सब जो रेंज है उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी काम करता है और वर्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट भी काम करता है। इसलिए वो दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम हो गई, लेकिन हाइट सेम नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा जो थीटा है वो 37 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा कितना? 53। तो 53 पे टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा होगा, हाइट भी ज्यादा होगी, लेकिन 37 और 53 पे रेंज सेम होगी। 30 और 60 पे रेंज सेम होगी, 30 और 60 पे रेंज सेम होगी, पर 60 पे हाइट ज्यादा होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। हो गया? थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होगी। बढ़े? अब समझिए रेंज का फॉर्मूला क्या है हमारा। रेंज जो होती है आर, इट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब समझना, फॉर गिवन वेलोसिटी, फॉर गिवन वेलोसिटी मतलब यू को क्या कर दिया मैंने? कांस्टेंट। क्या कर दिया? कांस्टेंट। आप मुझे बताइए क्या जो रेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा हो जाएगी? क्योंकि ये भी कांस्टेंट हो गया और ये भी कांस्टेंट हो गया। तो बताइए रेंज के मैक्सिमम होने की शर्त क्या है? ये मैक्सिमम होना, और ये मैक्सिमम कितना होता है? 1। नहीं समझ में आया? तो फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम हम क्या कहेंगे? साइन 2 थीटा मस्ट बी मैक्सिमम एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो ये 1 कब होगी? जब ये पूरा थीटा 90 होगा। तो 2 थीटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो थीटा क्या होना चाहिए? तो 45 डिग्री में फेंकने पर रेंज मैक्सिमम। नहीं समझ में आया? अब एक बात समझना ध्यान से, अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको
एग्जैक्टली 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं। किस पे फेंक रहे हैं? तो 45 डिग्री पे रेंज मिली आपको ये। दिस एंगल इज 45 डिग्री। आप मुझे बताइए, अगर आपने इसको यू से फेंका, किससे फेंका? यू से, तो ये जो आर मैक्स है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? यू स्क्वायर बाई जी। अरे गरीबों, ये तो वन कर दिया ना आपने, नहीं समझ में आया। आप मुझे बता सकते हैं हाइट अटेंड क्या होगी? एच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 40 बाई 2 जी। आप मुझे बताइए साइन 45 क्या होता है? 1/√2 का स्क्वायर। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यू स्क्वायर बाय 4 जी ना। दिस इज व्हाट? आर मैक्स। तो ये किसके बराबर है? आर मैक्स बाय 4। क्या शिक्षा मिली? कि जब आप मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकेंगे तो उसकी हाइट अटेंड रेंज का 1/4 होगी। जब आप मैक्सिमम रेंज के लिए थ्रो करेंगे तो हाइट अटेंड रेंज का 1/4 होगी। पर यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है एक सवाल में। एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत बढ़िया सवाल है और वो कई बार जेई मेंस में और नीट जैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि यार मुझे किसी प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकना है। किसके लिए फेंकना है? तो कितने एंगल में फेंकूं? 45 पर। रेंज कितनी होगी मैक्सिमम? यू स्क्वायर बाय जी ना। नहीं समझ में आया। फिर मैं आपसे कहता हूं बेटा एक काम करो, मैक्सिमम हाइट के लिए फेंकना है, क्या करोगे? तो सीधा ऊपर फेंकोगे। तो सीधा ऊपर फेंकोगे तो एंगल कितना हो गया? तो जब 90 डिग्री के लिए फेंकोगे तो हाइट कितनी मिलेगी? यू स्क्वायर बाई 2 जी। जब सीधा ऊपर फेंकते हैं तो यू स्क्वायर बाई 2 जी। नहीं समझ में आया? अब बात को सुनना ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी पत्थर को मैक्सिमम 100 मीटर दूर फेंक सकते हो, तो आपने अकल लगा ली होगी कि मैं 45 डिग्री में फेंक रहा हूं, उसी में फेंका ना मैक्सिमम। तो बता मैक्सिमम कितनी हाइट में फेंक सकता है? 50 मीटर। मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2 जी होती है। उसके लिए तेरे को 90 में फेंकना पड़ेगा भाई। मैं तेरे कह रहा हूं मैक्सिमम कितना दूर फेंक सकता है? 100 मीटर। तो मैक्सिमम कितना ऊपर फेंक सकता है? 50। पर अगर मैं तेरे से यह फेंक कहूं कि जब तेरा मैक्सिमम दूर फेंका तब हाइट अटेन कितनी की थी? तो 25। वो मुंह बिगड़ गया उसका। अरे भाई, अगर मैं तेरे से कहूं कि यार ये मैक्सिमम जो तूने फेंका, तो मैक्सिमम कितना फेंका तूने, तब हाइट अटेन कितनी थी? 25। पर अगर तेरे से ये कहूं कि तू मैक्सिमम 100 फेंक सकता है, तो बता मैक्सिमम ऊपर कितना फेंक सकता है? तो फिर तो 50 ना यार। तो ये दो अलग अलग सवाल हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उल्टे सीधे आंसर देते रहते हैं जैसा भी दे रहे तुम लोग। हाथ तो हाथ ताजा ताजा उल्टे दे देती ना आंसर। तो 2 दिन बाद तो क्या ही होगा, और 2 महीने बाद, और नीट के दिन तो पता ही नहीं क्या होगा। तो याद रहे सवाल दो हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यार मैक्सिमम कितना दूर फेंक सकता है, तो एक बार तो दूर के लिए फेंकेगा। बोला अब यार तू मैक्सिमम हाइट पे फेंक, तो दोबारा फिर फेंकना पड़ेगा ना। तब रेशो 1:2 है। 100 और 50। नहीं समझ में आया? पर तेरे से कहूं कि यार मैक्सिमम जब दूर फेंक रहा है तब कितनी हाइट थी, तो 1:4 है। तब एक ही बार फेंकना पड़ा ना। तो 2 बार फेंकेगा तो रेशो 1:2 है। एक ही बार में पूछा तो नहीं समझ में आया। तो अगर कोई लड़का किसी पत्थर को मैक्सिमम 100 मीटर फेंक सकता है दूर, तो मैक्सिमम हाइट कितनी थी? बताना। इतनी देर से झक मार रहे हैं, इसको पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। बताना। तू 100 मीटर फेंक सकता है मैक्सिमम दूर, तो मैक्सिमम हाइट कितनी फेंक सकता है? हाँ, 50 मीटर पर सेकंड नहीं, 50 मीटर हाइट पूछ रहा हूँ। इतना इमोशनल नहीं होते। बोले एडिशनल दूंगा। मैं मीटर पे नहीं रुकने वाला, सेकंड तक भी जाऊंगा। नहीं समझ में आया? मैक्सिमम हाइट के लिए आपको स्टोन को वर्टिकली और वर्टिकली अपवर्ड फेंकने के लिए एंगल 90 रखना पड़ता है। मैक्सिमम रेंज के फेंकने के लिए 45 डिग्री पे।
45 डिग्री पे रेंज कितनी होगी, यू स्क्वायर बाय जी। नहीं समझ आया, बताओ ना, मान लेते हैं, सही कर दोगे, वो टेस्ट में आएगा तुम्हारे मेज द कॉलम। मेज द कॉलम आएगा 20, इस बार बढ़िया पेपर आएगा तुम्हारा, शानदार पेपर। तो इस बार भी शानदार ही था, नहीं था? क्यों, क्या खराबी थी पेपर में? वही A4 साइज का पेपर था। बताओ कुछ गड़बड़ हो तो। ब्लैक इंक से छपा हुआ था बढ़िया प्रिंटिंग में, कोई मसला ही नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट था। अच्छा, नीट वाले में स्पेस कम होता है, इसमें ज्यादा स्पेस था यूं। अन अकेडमी क्या है, बड़े लोग हैं दिल वाले, स्पेस बहुत सारा देते। ये समझ आया? अब समझना, अगर आप, ठीक है, फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा मस्ट बी, पक्का ना? तो एच मैक्स becomes what, u square sin square 90 degree by 2g is what, u square by 2g is the h max ना? नहीं समझ में आया? तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू ये होती है, और आर मैक्स क्या होता है? आर मैक्स, ये अलग अलग केस हैं, यू स्क्वायर बाय जी। नहीं समझ में आया? तो इसका इसके साथ जो रेशो मिलेगा, पर ये 45 डिग्री पे होगी, ये 90 डिग्री पे होगी, तो दो अलग अलग बार फेंकना पड़ेगा, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। बढ़े? हाँ जी, बढ़े। अब एक सबसे जरूरी कंसेप्ट, एंड दैट इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ पाथ, ऑल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। वंस अपॉन ए टाइम मैं आपको समझा चुका हूं। इक्वेशन ऑफ पाथ पता करने का एक ही तरीका होता है, पहले y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x में से t की वैल्यू उठाएंगे और y में पुट कर देंगे। अभी समझिएगा ध्यान से। तो इक्वेशन ऑफ पाथ और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इक्वेशन ऑफ पाथ और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, राइट? अभी समझिएगा ध्यान से। हमने किसी प्रोजेक्टाइल को, ये था और ये था, है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, हमने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, ठीक है? अब समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए किसी भी टाइम टी पर प्रोजेक्टाइल यहां है, हेलो, तो अगर ये यहां है, तो यहां अगर ये है तो इसकी हाइट की वैल्यू y लिख दूं, y क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1। आप मुझे बताइए, अगर ये x बना, x की वैल्यू क्या, इक्वेशन नंबर 2 से t उठाओ, x अपॉन u cos, और उठा करके यहां भी t भी आएगा ना, तो यहां t और यहां t पुट कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो y बिकम्स इक्वल्स टू u साइन थीटा इनटू u, आई एम सॉरी, x बाय u cos थीटा माइनस हाफ g, t स्क्वायर की जगह x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ना। बोलो भाई, अब समझना ध्यान से, क्या u से u रवा ना, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो y बिकम्स इक्वल्स टू x टेन थीटा माइनस, थोड़ा ध्यान से देखना यहां पे,
ये है मेरे पास जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस थीटा इनटू कोस थीटा। चलेगा? चलना ही पड़ेगा इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक काम करते हैं, हम यहां लिखते हैं साइन थीटा और यहां भी लिखते हैं साइन थीटा। चलेगा? इस जी को यहां से उठाते हैं और यहां ले आते हैं, ये भी चलेगा ना? अरे यहाँ और यहाँ एक ही बात है भैया, पक्का ना? अब बदलना मत। 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा ना? समझना, y इक्वल टू ये x टेन थीटा है, कहानी क्लियर? माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन, अरे अब तो कुछ थोड़ा ढंग से बोलो ना भाई, ये गरीब को मैंने टेन थीटा लिख दिया ना। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी रेंज है। रेंज है ना यार, नहीं दिख रहा रेंज? आंखें बार बार मुझ बेचारे से नहीं, एक बार में दिख जाएगा, ढंग से देख। 2 इंटू साइन थीटा, अच्छा मैं उल्टा बोल रहा हूँ, कोस थीटा साइन थीटा भी साइन टू थीटा ही होता है। तो 2 इंटू कोस थीटा साइन टू थीटा, तो यू स्क्वायर तो ये रहा, और ये पूरा मिलकर क्या लेके लाएगा? साइन टू थीटा अपॉन जी इज रेंज ना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा हो गया। क्या कॉमन लोगे? तो y बराबर ये भी एक्स टेन थीटा, यहां से करिए टेन थीटा, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। नहीं समझ में आई बात? ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, मतलब ये एक्स टेन थीटा है ना, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आई बात? और ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। अब इसका काम क्या है कि साहब ये रिलेशन एक्स और वाई के बीच में है। कई बार आपसे सवाल पूछेगा कि साहब यहां से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, वो दीवार है, यहां से एक्स डिस्टेंस पर वाई हाइट की दीवार है, प्रोजेक्टाइल उसको जस्ट क्रॉस कर रहा है, जस्ट क्रॉस, ऐसे ग्रेज करता हुआ निकल गया ऐसे, तो क्या यहां से उसने दूरी देके तुम एक्स दे दिया? क्या इसकी हाइट देके वाई दे दिया? तो तुम्हें उसने एक्स भी दे दिया और वाई भी दे दिया। अगर वो आपको रेंज दे दे तो तुम थीटा निकाल लोगे, थीटा दे दे तो रेंज निकाल लोगे, रेंज निकाल लोगे तो यू मिल जाएगा, थीटा तो वैसे ही मिल गया। तो जब भी ऐसे दीवार को पार वार करने वाले सवाल आएंगे, इक्वेशन ऑफ पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं समझ में आया? वो एक बहुत फेमस सवाल है बंदूक की गोली वाला, एक दीवार में बंदूक की गोली दागी, वहां से होल करके निकल गई, तो जिस हाइट पे होल किया वो वाई है, और जितनी दूर दीवार है। नहीं समझ में आया? ठीक है, हेलो। तो ये एक बेसिक ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन आज अपन ने स्टडी किया। अब थोड़ी सी इस पे मेहरबानी कर लीजिएगा आप। कंसेप्ट बिल्डर वन, मोशन इन टू डायमेंशन का, और कंसेप्ट बिल्डर वन के पहले जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं वो आज का आपका होमवर्क है, आज ही कर लीजिएगा मेहरबानी करके। नहीं समझ में आई बात? प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर 2025, 100% सवाल मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।